इतिहास के पन्नों में दर्ज ये कहानी बेहद हैरत अंगेज है। एक अपराधी जो पुलिस को चैलेंज करता है कि हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। जापान के इतिहास का एक केस जिसे ना सुलझा पाने का मलाल आज भी वहां की पुलिस को है। बीते कई वर्षों में जापान के एक अपराधी ने लगातार कई बार अपराध किए। कमाल की बात यह रही, वह शख्स जब भी कोई अपराध करता तो पुलिस को सबूत देता ताकि केस को सुलझाया जा सके। इस केस के बारे में जापान का हर एक युवा बहुत अच्छे से जानता है। इतना ही नहीं, यह शख्स पुलिस के बड़े अधिकारियों और न्यूज चैनल और पत्रकारों को भी चुनौती देता कि अगर तुम प्रोफेशनल हो तो मुझे पकड़ के दिखाओ, और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, सबूत की जरूरत हो, हिंट की जरूरत हो तो भी मुझे बताओ। इस केस ने जापान पुलिस को इतना शर्मसार किया कि अपनी बेइज्जती के चलते एक पुलिस के बड़े अधिकारी ने खुद को जिंदा जलाकर आत्महत्या कर ली। जापान पुलिस कितनी मजबूर रही होगी इस केस को लेकर, जरा सोचिए। आपको बता दें, जापान की पुलिस इंटेलिजेंस और केस सुलझाने के मामले में दुनिया के नंबर 1 पर आती है। इनकी केस सुलझाने की रेशो 99.9% से भी ज्यादा है, या यूं कहें जापान पुलिस की वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कन्विक्शन रेट है। यूं तो इस केस को दुनिया भर में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि नंबर 114, द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस और द मोर्निगा। सबसे ज्यादा इस केस को द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक शैतान जिसके 21 चेहरे हैं। आइए जानते हैं जापान के इस अनसुलझे केस को सिलसिलेवार तरीके से। दुनिया भर के देशों में अनेक कंपनियां हैं जो खाने पीने के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। वहीं जापान में भी कई फेमस कंपनियां हैं, जैसे कि ग्लाइको कंपनी और मोर्निका। इनकी कैंडी का टेस्ट इतना अच्छा है कि पूरे जापान में सब लोग इसे पसंद करते हैं। वहीं ग्लाइको कंपनी की कैंडी देश विदेशों में भी एक्सपोर्ट होती है। 18 मार्च 1984 ग्लाइको कंपनी के ओनर इजाकी के घर पर रात करीब 11 बजे 4 लोग घर में दाखिल होते हैं। इन चारों ने काले कपड़े पहने थे और मास्क लगाए हुए थे ताकि इनकी पहचान ना हो सके। यूं तो घर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए थे, हो सकता है इसी कारण इन्होंने नकाब पहने हो। जिस वक्त ये 4 लोग घर में दाखिल हुए उस वक्त घर में इजाकी की पत्नी, बच्चे और उनकी माँ थी। जैसे ही ये लोग घर में दाखिल हुए, इनकी नजर सबसे पहले इजाकी की 75 वर्षीय माँ पर पड़ी। चारों नकाबपोश युवकों ने सबसे पहले पास रखे टेलीफोन की तार उठाई और इजाकी की माँ के हाथ और पैर बांध दिए। तभी एक शख्स ने उस बूढ़ी औरत के सर पर राइफल रख दी और कहा कि अगर तुमने शोर किया तो गोली मार देंगे। 2 मिनट के बाद एक शख्स अपनी पॉकेट से टेप निकालता है और इजाकी की मां के मुंह पर चिपका देता है ताकि वो चिल्ला ना सके। नकाबपोश घर में आगे बढ़ते हैं तथा दूसरे रूम का गेट खोलते हैं और उन्हें एक औरत दिखाई पड़ती है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि इजाकी की पत्नी थी। चारों नकाबपोश इजाकी की मां की तरह उसे पकड़ते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। इससे पहले वह उसके मुंह पर टेप लगाए, इजाकी की पत्नी उन्हें कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। इजाकी की पत्नी को ये लग रहा था कि ये शायद चोर या लुटेरे हैं और पैसों के लिए या फिर चोरी के इरादे से घर में घुसे होंगे। वे इन्हें कहती है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं खुद तुम्हें देती हूँ, और बकायदा वे यह भी कहती है कि तिजोरी की चाबी कहाँ रखी है ताकि वो आसानी से सारा सामान लूट के जा सके। तभी एक नकाबपोश शख्स उसे कहता है कि हमें पैसे या धन दौलत नहीं चाहिए, हम किसी और इरादे से आए हैं। वह इतना कहता है तभी दूसरा नकाबपोश शख्स जेब से टेप निकालता है और इजाकी की पत्नी के मुंह पर चिपका देता है। इजाकी की पत्नी और माँ दोनों के हाथ पैर बंधे थे और उनके मुंह पर टेप लगा दी गई थी। अब घर में बचे 2 बच्चे और इजाकी खुद। सभी नकाबपोश आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इनका काम था इजाकी को ढूंढना। तभी एक शख्स बाथरूम का गेट खोलता है और उन्हें इजाकी दिखाई देता है। इजाकी अपने दोनों बच्चों के साथ बाथटब में नहा रहा था। नकाबपोश इजाकी को राइफल दिखाते और कहते हैं कि बाहर आओ। इजाकी बाथरूम से बाहर आता है। इसके बाद उसे कहा जाता है कि चुपचाप हमारे साथ चलो। सभी युवक इजाकी को लेकर घर से बाहर आते हैं और उसे एक ब्लैक एसयूवी कार में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। अगले 2 घंटे तक रात को सफर करने के बाद उसे एक जंगलों के बीच सुनसान पड़े घर में ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर इजाकी को कार से बाहर निकालते हैं और उसे चेयर पर बैठाकर बांध देते हैं। इसके बाद चारों नकाबपोश वहां से गायब। इधर अगले दिन जब सुबह हुई तो इजाकी के घर काम करने वाली ने डोरबेल बजाई। किसी ने गेट नहीं खोला तो उसे बेचैनी हुई कि आज घर में सब लोग आखिर कहाँ गए, जबकि कल शाम तो सब लोग घर पर ही थे। उसने गेट को धक्का देकर देखा तो गेट खुल गया। अंदर जाके देखा तो हैरान, इजाकी की माँ और पत्नी बंधे हुए थे और दोनों बच्चे पास बैठे रो रहे थे। दोनों के हाथ पैर खोले गए और मुंह से टेप हटाई गई और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन में इन्होंने अपनी सारी आपबीती बताई। शुरुआती पल में जब पुलिस को पता चला कि ग्लाइको कंपनी के मालिक का अपहरण कर लिया है तो उनकी भी
भी हवा टाइट हो गई। दिन के करीब 11 बजे तक ग्लाइको कंपनी में काम करने वाले हर एक छोटे बड़े शख्स को यह पता चल गया था कि उनके बॉस का अपहरण हो गया है और 4 लोग इजाकी को उसके घर से ही उठा ले गए। कहाँ ले गए और इजाकी के साथ क्या किया ये किसी को नहीं पता। कंपनी के मालिक का घर घुसकर उसी के घर से अपहरण, वो भी इतने अमीर आदमी का, ये पुलिस के लिए भी चुनौती बन गया था। पुलिस की अलग अलग टीमें तैनात की गई ताकि केस को जल्दी से जल्दी सुलझाया जा सके। जैसे कि हमने आपको बताया, इजाकी का 18 मार्च की रात अपहरण हुआ था और 19 मार्च की शाम पुलिस जांच में जुटी थी। तभी ग्लाइको कंपनी के बड़े पद पर काम संभाल रहे एक शख्स के पास मेल आता है। इसमें लिखा होता है कि हमने इजाकी का अपहरण कर लिया है और हमें 21 मार्च तक 1 बिलियन जापानीज येन चाहिए, इसके साथ 100 केजी गोल्ड। 1984 के दौर में ये रकम बहुत बड़ी थी। इतना पैसा दुनिया के बहुत कम लोगों के पास था। उधर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को ढूंढने के लिए जगह जगह पर बैरिकेड लगाए और आने जाने वाले व्हीकल्स की चेकिंग शुरू की, मगर इजाकी का अब तक कोई पता नहीं चला। हालांकि जापान पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं हुआ। 3 दिन बीत चुके थे। 21 मार्च की तारीख आ गई। ये वो दिन था जब ग्लाइको कंपनी और इजाकी के घर वालों को 1 बिलियन येन और 100 केजी गोल्ड देना था। 21 तारीख की रात करीब 10 बजे इजाकी को जहां बंधक बना के रखा था, वहां किसी न किसी तरह से रस्सी खोलकर वह भागना शुरू करता है। खुद को नकाबपोशों से बचाते हुए और जंगलों को पार करते हुए इजाकी फाइनली अपने घर पहुंचता है। इजाकी घर आ गया, ये बात हर जगह फैल चुकी थी। वहीं पुलिस के बड़े अफसर इजाकी का हौसला बढ़ाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ मीडिया में इजाकी के साहस की बातें की जाती हैं कि कैसे ग्लाइको कंपनी का मालिक अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचकर भाग निकला। इजाकी ने साहस और जिस वीरता से अपहरणकर्ताओं को चकमा दिया, उसके एनिमेशन वीडियो बनाकर लोगों को दिखाए जाने लगे। तमाम नेता और अनेक रिश्तेदारों की भीड़ लग जाती है। इत्तेफाक ये कि फिरौती की रकम देने से पहले ही वह कुशल घर पहुंच चुका था। इन सब चीजों को देखते हुए पुलिस ने इजाकी के घर के बाहर 4 लेयर की सिक्योरिटी भी तैनात कर दी ताकि दोबारा से ऐसा ना हो। देश भर के लोगों को लग रहा था कि बिना फिरौती की रकम दिए इजाकी घर आ गया और अब किस्सा खत्म, लेकिन ये किस्सा अभी खत्म होने वाला नहीं था। 21 तारीख की रात इजाकी छुटकर आया था। 22 तारीख को सबने इजाकी का स्वागत किया था। 23 तारीख को अचानक से ग्लाइको कंपनी के बाहर खड़े 6 बड़े कंटेनर ट्रक में आग लग जाती है। तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और कारणों का पता लगाने की कोशिश की, मगर पुलिस का हर प्रयास विफल था। रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरा देखे गए, मगर आग किसने लगाई और कैसे लगी इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। करीब 4 दिन बीत जाने के बाद ग्लाइको कंपनी में एक ट्रक आता है। आमतौर में कंपनियों में कैंडी की सप्लाई को लेकर कंटेनर ट्रक आते रहते हैं, पर इस बार ये कंटेनर जो आया था वह सबसे अलग था। कंपनी में काम करने वाले लोगों ने उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर बड़ी मात्रा में तेजाब था। इस बार फिर से पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और बताया कि बड़ा हादसा होते होते बचा है। कंपनी में एक कंटेनर आया है और खोलकर देखा तो उसमें एसिड है। पुलिस ने ट्रक की जांच की, लेकिन ट्रक किसका है और उसे कौन चलाकर लाया, किसी ने कुछ नहीं देखा। जब काम करने वालों से पुलिस ने बयान लिए तो उन्होंने बताया कि कोई नकाबपोश था जो ट्रक से उतरा और बाहर की ओर चला गया। जब पुलिस ने पूछा कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं, इस पर काम करने वालों ने बताया कि जब भी कोई ट्रक आता है तो उसमें लोडिंग की जाती है और लोडिंग में वक्त लगता है। अक्सर ट्रक ड्राइवर बाहर की ओर चला जाता है, इसलिए शक की कोई वजह नहीं थी। जापान पुलिस इन तीनों हादसों को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि पहले इजाकी का अपहरण होना, फिर बिना फिरौती दिए उसका घर आना, दूसरा ये कि ग्लाइको कंपनी के बाहर खड़ी 6 गाड़ियों में अचानक आग लग जाना, और तीसरा ये कि अचानक से एक दिन ट्रक आता है और उसे खोलकर देखा जाता है तो उसके अंदर एसिड। ये तीनों बड़े सवाल पुलिस की समझ से बाहर थे। पुलिस अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि आखिर ये सब कौन कर रहा है और वह चाहता क्या है। समय बीतता गया, धीरे धीरे लोग बातों को भूलने लगे। इधर पुलिस भी मामले को ना सुलझता देख अपने और केसों में व्यस्त हो गई। तभी 10 अप्रैल को यानी कि करीब 18 दिन बाद पुलिस के बड़े अफसर के पास एक लेटर पहुंचता है। जब लेटर खोला गया तो पुलिस खुद चौंक गई। दरअसल लेटर के सबसे ऊपर लिखा था कि ये लेटर जापान के मूर्ख पुलिस वालों के नाम है। अगर हम इस लेटर को हिंदी में ट्रांसलेट करें तो यूं कि जापान के मूर्ख पुलिस वालों, तुम धरती पर क्या कर रहे हो? अगर तुम लोगों में थोड़ी शर्म बाकी है और पुलिस के प्रति वफादारी बची है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। मैं मानता हूँ तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए ये काम नामुमकिन है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ हिंट देता हूँ जिससे तुम मुझे आसानी से पकड़ पाओगे।
मैं इजाकी का रिश्तेदार नहीं हूँ और ना ही इजाकी की कंपनी में काम करने वाला और ना ही इजाकी के आसपास रहने वाला। मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे इन सब के आसपास ढूंढने की कोशिश मत करना। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे हाथ सिर्फ खाली रहेंगे। इस लेटर में दूसरा हिंट देते हुए आगे लिखा होता है कि जो कार इजाकी के अपहरण में इस्तेमाल की थी उसका कलर ब्लैक है और मैंने अपना खाना इजाकी के घर के पास ही एक स्टोर से खरीदा था। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो न्यूज़पेपर वालों से भीख मांगो, इसके बाद मुझे पकड़ लोगे और अगर नहीं पकड़ पाए तो तुम लोग सब चोर हो। लेटर में नीचे लिखा होता है, क्या मैं पुलिस हेडक्वार्टर में जाके किसी सबसे बड़े अफसर को किडनैप कर लूं? इसके नीचे लिखा होता है द मोस्टर विद 21 फेसेस। ये लेटर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। जैसे ही पुलिस ने लेटर पढ़ा, इजाकी के घर के आसपास करीब 20 किलोमीटर तक सभी स्टोर में आने जाने वाले लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। स्टोर में जो भी कुछ खरीदने आता उन्हें पुलिस उठा ले जाती। इसके साथ साथ रोड पर चल रही हर ब्लैक कार को रुकवाकर उसकी जांच की जाती। 20, 21, 22 तारीख को ब्लैक कार के मालिक कहाँ थे ये भी पता लगाया गया। पुलिस के इस संदेह में करीब 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। ये वो 10,000 लोग थे जिनसे पुलिस ने बारीकी से पूछताछ की, लेकिन पुलिस को इजाकी के अपहरण करने वाले और पुलिस को लेटर लिखने वाले का कोई सुराग नहीं मिला। इन सब चीजों को देखते हुए पुलिस के कई बड़े अफसर ऐसे भी थे जिनको ये बात पर्सनली कहीं ना कहीं ट्रिगर कर गई थी। हर रोज अखबारों में पुलिस की नाकामयाबी दिखाई जाती कि एक शख्स पुलिस को सबूत दे रहा है और खुद बता रहा है कि हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ, साथ साथ वह उन्हें चोर कह के बुला रहा है। इन तमाम कारणों को लेकर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शर्मिंदा था। कुछ कमी रहती वह तब पूरी हो गई जब यह लेटर न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स में भी दिखाया जाने लगा। कुछ दिन बाद ग्लाइको कंपनी के पास एक लेटर आया। इस बार इसमें लिखा था कि ग्लाइको कंपनी, हम बहुत शर्मिंदा हैं और हम अब तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। लेटर में नीचे लिखा था कि द मोस्टर विद 21 फेसेस। ये सब पढ़कर ग्लाइको कंपनी को थोड़ी राहत मिली कि चलो फाइनली पीछा छूट गया। इन्हीं सब चीजों को लेकर करीब 1 महीना बीत गया, यानी कि 30 दिन बीत चुके थे। तभी पुलिस के पास एक और लेटर आता है। ये लेटर पुलिस के साथ साथ एक और कंपनी को भी भेजा गया था। ये कंपनी थी मोरनिगा। दरअसल मोरनिगा भी ग्लाइको कंपनी की तरह एक बड़ी कंपनी थी जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स और कैंडीज बनाया करती थी। कहते हैं ग्लाइको के बाद दूसरे नंबर पर मोरनिगा ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इस लेटर में लिखा था कि मैंने तुम्हारी कंपनी के कई प्रोडक्ट्स में पोटेशियम साइनाइड मिला दिया है और उन्हें अलग अलग स्टोर पर रखवा दिया है। इन साइनाइड मिले प्रोडक्ट्स को जो भी व्यक्ति या बच्चा खाएगा उसकी मौत जरूर होगी और उससे होने वाली मौत की जिम्मेदार मोरनिगा कंपनी खुद होगी। कैंडी के कई फ्लेवर्स होते हैं, मगर लेटर लिखने वाले ने ये कहीं नहीं बताया कि साइनाइड पॉइजन किस कैंडी में मिला है। पुलिस ने मोरनिगा कंपनी की जो कैंडी को चेक किया तो सब में साइनाइड मिला। इसके बाद कंपनी ने सभी कैंडी को स्टोर से वापस मंगवाया। हालांकि इस कारण कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। जब कैंडी की फोरेंसिक जांच की गई तो पता चला कि वाकई में कैंडी में पॉइजन है। हालांकि ये पुष्टि नहीं हो पाई कि साइनाइड है, क्योंकि वो तो कोई खाएगा तभी पता चल पाएगा। वहीं ये कंपनी धीरे धीरे ठप हो गई। पूरे जापान पुलिस की अखबारों और देश विदेशों में बेइज्जती होने लगी कि एक शख्स जो अपराध कर रहा है और पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही। ऊपर से वह हिंट भी देता है और पुलिस को चोर और बेवकूफ बता रहा है। इतना सब करने के बाद भी पुलिस कुछ पता नहीं लगा पा रही। वह शख्स आखिर कौन है? केस को 1 साल बीत चुका था। पुलिस अब तक 2,40,000 लोगों से पूछताछ कर चुकी थी, मगर अब तक पुलिस के हाथ खाली थे। तभी सोजियामा नामक पुलिस के बड़े अफसर जो इस केस को संभाल रहे थे, उसने मीडिया में अपनी बेइज्जती होती देख और इन सब चीजों से परेशान होकर खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या कर ली। आसपास के लोगों ने बचाने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोजियामा ने खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली थी। पुलिस के बड़े अफसर ने इस केस से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। ये बात न्यूज चैनल्स में और अखबारों में छप गई। इसके ठीक 4 दिन बाद पुलिस को और न्यूज चैनल्स को एक और लेटर मिलता है। इस बार इसमें लिखा होता है कि ये कैसी मूर्खता है। हमें आपके परिवार के प्रति बहुत संवेदनाएं हैं और हम इनकी आत्महत्या की खबर को सुनकर बेहद दुखी हैं और अब हमने फैसला लिया है कि हम आगे से फूड बनाने वाली किसी भी कंपनी को टॉर्चर नहीं करेंगे। आज के बाद अगर कोई हमारे नाम पर लेटर भेजता है तो समझ लेना कि वो हम नहीं बल्कि कोई हमारी कॉपी कर रहा है। हमारी तरफ से आगे कोई भी लेटर नहीं लिखा जाएगा। 1985 के बाद से लेकर अब तक जापान पुलिस को ऐसा कोई लेटर नहीं मिला है। ये वो केस था जिसे जापान पुलिस कभी सुलझा नहीं पाई। हालांकि जापान पुलिस की कई और देशों की पुलिस ने भी मदद की थी, लेकिन इस केस के बारे में किसी को कोई क्लू नहीं मिला। आज की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। ऐसी और कहानियां देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। मुझे अब जाना होगा। अपनों का और खुद का ध्यान रखिए। थैंक यू।